नई दिल्ली के होटल शांग्री-ला के महोगनी हॉल में आयोजित इस्पात सम्मेलन में लोही और इस्पात उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम की अगुवाई आईफा सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मंधानी और महासचिव कमल अग्रवाल ने की। बता दें कि सत्र की शुरुआत हरित इस्पात प्रमाण पत्र वितरण के साथ हुई, जिसे केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव वी.के. त्रिपाठी, एनआईसीएसटी निदेशक परमजीत सिंह और आईफा अध्यक्ष योगेश मंधानी ने संयुक्त रूप से प्रदान किया। इस दौरान कई इस्पात संस्थानों को पर्यावरण अनुकूल उत्पादन और उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डिमांड है हमारा, सिर्फ एक ही डिमांड है कि इंडस्ट्री को कैसे सेव किया जाए। हमें कोई मतलब नहीं है 18% है, 20% है, 25% है। हमारा मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री आज हम बायर कर एज ए इनोसेंट बायर हम स्क्रैप परचेज कर रहे हैं, 3 साल में या 4 साल बाद आके डिपार्टमेंट बोलता है कि ये जो आपने परचेज की है इसके ऊपर हमें टैक्स नहीं मिला है, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है वो फिक्स करके दें और कितने दिन की है। इससे अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं। ये आईफा जो प्रयास कर रहा है वो तो इंडस्ट्री में पहल क्या बहुत उज्जवल भविष्य बना रहा है। और आज हमने जो डिस्कशन किया और जो पहले से करते आ रहे हैं, जीएसटी की समस्या जो हमारी है उसके ऊपर हमने जो स्टील मिनिस्ट्री तक अपनी आवाज हमारी सुनी गया साहब ने और उसके ऊपर आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हमें लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं स्टील मिनिस्टर साहब से भी मिला था परसों। उन्होंने भी ये कहा कि अभी आपकी समस्या वाजिब है, जो अरेस्ट करने की धमकी हमें बार बार दी जाती है वो उचित नहीं है। आईफा स्टीलेक्स में जो ग्रीनरी इन्वेंट हो रही है इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? कितना इम्पोर्टेंट है ये आज के पॉल्यूशन वाली चीजों को देखते हुए? ये तो जो यूएनएफसीसी का कन्वेंशन हुआ था उसमें COP26 में अपने प्राइम मिनिस्टर ने ही एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। तो इसमें डिसाइड ये हुआ था कि हिंदुस्तान क्योंकि पर कैपिटा उसका एमिशन काफ़ी कम है, वर्ल्ड एवरेज से ऑलमोस्ट 1/3 है, तो हम लोग 2070 तक का एक टाइम लिया गया था कि तब तक नेट जीरो होंगे। उसमें कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो जिससे एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें स्टील एक है, तो स्टील के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है और सेकेंडरी स्टील इसमें काफ़ी काम कर रहा है। तो ये ओवरऑल कंट्री के लिए जो टारगेट है उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आईफा का हमने मतलब आईफा स्टीलेक्स पे बहुत ज़्यादा नाम सुना और ये हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है स्टील के चीज़ों में, प्रोडक्ट के लिए। तो क्या लगता है ऐसे में इस कंपनी का और कितना फ्यूचर में क्या क्या ग्रोथ है? इनको अभी मैंने एक टारगेट दिया है कि जो हम बेसलाइन ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन का सर्वे करा रहे हैं उसमें जो भी छोटे प्रोड्यूसर्स हैं जो अभी अपना ढंग से उसको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको उनको इंटीग्रेट करें, उसमें जिससे वो कोऑपरेट करें और अपना जो रियल डाटा है वो दें, जिससे हमें करेक्ट इनपुट मिलेगा और उस ढंग से हम लोग फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे काम करेंगे। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस तरीके की एक्टिविटी कितनी जरूरी है आप लोगों के प्रोग्राम के लिए? ये एक्टिविटी तो हम लोग जो है रेगुलर करते रहना है, जिससे कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में क्या गैप है, क्या इनको प्रॉब्लम है, वो पता चलता रहता है। तो ये तो एक रेगुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए और उसमें आईफा बहुत सारा काम कर रहा है। थैंक यू। सेक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। 2% ऑफ जीडीपी हमारी स्टील सेक्टर से आती है। 7% इंडस्ट्रियल आउटपुट मेरा स्टील सेक्टर से आता है। जब जीएसटी का कलेक्शन आप स्टील सेक्टर से देखेंगे तो 50,000 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन स्टील सेक्टर से आ रहा है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 6 लाख लोग, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 20 लाख लोग स्टील सेक्टर से आ रहे हैं। जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जहां पे 11 लाख करोड़ का बजट है इस यूनियन बजट में, आप स्टील के बिना सोच भी नहीं सकते। स्टील इज द बेसिक रॉ मटेरियल, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, एविएशन हो, आपका ऑटोमोबाइल हो, आप कुछ भी उठा लीजिए, यानी रॉ मटेरियल अगर देखें तो स्टील इज द रॉ मटेरियल। तो आज हमने जो डिस्कस किया कि स्टील सेक्टर 2030 तक जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं 300 मिलियन टन, इसको 400 मिलियन टन कैसे बनाया जाए। आज जीडीपी हमारा 6.5% से ग्रो कर रहा है, बट स्टील सेक्टर की ग्रोथ उससे कहीं ज्यादा है।
अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में स्टील की डिमांड इज मच हायर कंपेयरिंग द प्रोडक्शन विच वी आर मेकिंग। तो स्टील सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए बहुत ज्यादा है। जो हमने मेन इशू आज जॉइंट सेक्रेटरी साहब से कन्वे किया कि स्टील सेक्टर में जब हम सेकेंडरी स्टील की बात करते हैं तो मेटल स्क्रैप एक बेसिक रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर जीएसटी में इश्यूज हैं। इश्यूज क्या है कि मेटल स्क्रैप जो सप्लायर है हम उसको पेमेंट करते हैं, बायर जो होता है उसको पेमेंट करते हैं और वो कई बार गवर्नमेंट को जमा नहीं कराता। गवर्नमेंट क्या करती है, जो बायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको आके पकड़ती है, जो ऑर्गेनाइज है। अरे जिसने टैक्स जमा नहीं कराया आप उसको पकड़िए ना, आप उसको जाके पकड़ के अपना जीएसटी का कलेक्शन कीजिए। आप अगर मैन्युफैक्चरर को पकड़ेंगे, पहले तो आप इस बंदे ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, दूसरा आप उसका आईटीसी भी डिनाई करते हैं, फिर इंटरेस्ट भी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि आपने फ्रॉड किया है। तो हमने जॉइंट सेक्रेटरी साहब से यही कहा कि देखिए हमारी दो बातें हैं, दो मुख्य मुद्दे हैं जीएसटी में। पहला कि जीएसटी में मेटल स्क्रैप के ऊपर या तो सारा आरसीएम कर दीजिए, रिवर्स चार्ज, चाहे मैं अनरजिस्टर्ड से लूं चाहे मैं रजिस्टर्ड से लूं। और जब मैं अनरजिस्टर्ड में रिवर्स चार्ज में आ जाऊंगा तो क्या होगा, जो बायर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी मिल गया और मुझे क्रेडिट मिल गई, कल ये डिस्प्यूटेड नहीं होगा। दूसरा हमने कहा जीएसटी की रेट जो मेटल स्क्रैप पे 18% है उसको 5% कर दिया जाए। ये रॉ मटेरियल है ना, ये तो फिनिश गुड्स है नहीं है। तो रॉ मटेरियल पे रिवर्स चार्ज में जब मैं 5% दूंगा तो गवर्नमेंट को 5% मिल गया और मुझे क्रेडिट मिल गई, और सब्सिक्वेंटली जब मैं मेटल स्क्रैप को यूज करके एफजी बनाऊंगा, स्टील बनाऊंगा, उस पे 18% पे करूंगा, यानी गवर्नमेंट का भी लॉस नहीं हुआ। इस तरीके से जो मेटल स्क्रैप के ऊपर जीएसटी की प्रॉब्लम आ रही है आईटीसी रिलेटेड, और प्लस जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, ट्रेडर और एग्रीगेटर जो है वो भी आपके मेन स्ट्रीम में आएंगे और टैक्स इवेजन इसमें कम होगा। इन बातों को आज डिस्कस किया गया।